अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बर्मिंघम यूके से काशिफ रहमान ने भेजी है। लिखी हुई ये कहानी है जिसको पढ़ के मुझे बहुत खुद भी अच्छा लगा और उस दौर में मैं पहुंच गया जिस दौर की ये कहानी उन्होंने भेजी है, 1990 की कहानी। उन्होंने मुझे कहा है कि ये किरदार, ये सब कुछ एज इट इज़ ही रहने दीजिएगा, कुछ भी तब्दील ना कीजिएगा। इसलिए उनकी ख्वाहिश है कि कुछ लोग शायद जो बर्मिंघम में रहते हैं, किताबें पढ़ने का जिनको शौक़ है, अगर वो इस कहानी को पढ़ भी चुके हैं, लेकिन आपकी ज़ुबानी, आप जिस तरह, मुझे उन्होंने कहा है, मंजर कशी करते हैं, जिस तरह नक्शा खींचते हैं, तो लगता है हम उस पूरे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं। तो ख्वाहिश है इस कहानी को आप अपने लफ्ज़ों में बयान करें। तो काशिफ रहमान साहब, कोशिश करूँगा कि कहानी को इस अंदाज में सुनाऊं कि आपको भी और बाकी तमाम सुनने वालों को भी अच्छी लगे। कहानी है 1990 की, एक ऐसे बरतानवी शख्स की जो उस वक्त अभी पाकिस्तान तो नहीं बना था, 1947 में बना था, लेकिन ये 1910 की कहानी है। तो ये समझिए पूरा ही एक बड़े सगीर था, हिंदुस्तान था, एक ही हिस्सा था, यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग नहीं हुए थे। तो उन दिनों में वो लाहौर के एक करीब जगह पे पढ़ाने के लिए तैनात थे और ये बरतानवी शहरी थे। इनका नाम था फ़ाइज़। ये उन्होंने कहा है, एज इट इज़ यही मैं नाम बयान कर रहा हूँ। फ़ाइज़ कहते थे कि मैं एक टीचर था और उन दिनों में भी स्कूल होते थे और पढ़ाने का जो अमल, अच्छा उस दौर में जिसने मैट्रिक भी कर रखी है तो उसकी इंग्लिश, उसका बोलना में पाकिस्तान, वो ये बड़े सगीर की बात कर लीजिए, इतनी ज़बरदस्त उस दौर की एजुकेशन थी कि आज की एजुकेशन बहुत पीछे है उस दौर की एजुकेशन के मुकाबले में। तो वो कहते हैं कि मैं पढ़ाता था, लेकिन उन दिनों हालात इस तरह के हो रहे थे, बहुत सारी तहरीकें चल पड़ी थी, आए दिन कुछ ना कुछ हालात ख़राब रहते थे। मैं जब यहाँ पे तैनात हुआ था तो मुझे एक ऐसा घर मिला था जो 5 कमरों पे मुहित था, उसके 5 कमरे थे। जैसे अब घर से दाखिल होते ही एक सहन था और आगे 3 कमरे थे, अटैच बाथ बने हुए थे, और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते तो 2 कमरे ऊपर थे, वो भी अटैच बाथ थे। मैंने जो पुरानी तस्वीरें देखी हैं कराची, लाहौर और बहुत सारी ब्लैक एंड वाइट दौर की, तो यकीन मानिए जो आज पाकिस्तान कहलाता है, उस वक्त जब अंग्रेज़ का दौर था, बरतानिया था, तो इतना मॉडर्न थी बिल्डिंग्स, सब कुछ। सबसे बड़ी बात, इंसान आज़ाद घूमता था, खौफ नहीं होता था, कानून मजबूत था, डर था सबको कानून का। असल चीज़ जो आज़ादी थी वो कानून की वजह से थी। कानून इतना मजबूत था कि कोई भी चोरी चकारी, हर मामलात जो इस तरह के होते हैं वो हर दौर में रहे हैं, लेकिन बहुत कम, ना होने के बराबर। पता था कि कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो शदीद सख्त सज़ा मिलेगी, चाहे वो कोई भी होगा। आज 2 कानून हैं, अमीर के लिए और गरीब के लिए, और उस दौर में ऐसा नहीं था। तो कहते जो मुझे कमरा मिला, मैं अब एक पढ़ाकू किस्म का इंसान था, मुझे मिलना मिलाना, दोस्तियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। 1990, आप कहानी सुनने वालों के जहन में भी अगर कोई तस्वीर आपने ब्लैक एंड वाइट देखी हो जिसमें कलर ना हो, तो ऐसे इंसान आपको उस तस्वीर के अंदर नज़र आएंगे जो रोबोट की तरह तेज़ तेज़ चलते थे। वीडियोस भी हैं पुरानी जिसमें तेज़ तेज़ वीडियोस चल रही हैं, इंसान जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक अलग ही दुनिया है। आज शोर शराबा, गहमा गहमी इस तरह नहीं है। मोहब्बतों का दौर है, सच्चा दौर है, खरा दौर है। खैर, मैं इधर उधर निकल जाऊँ। फ़ाइज़ साहब कहते हैं कि मैंने उस घर का एक कमरा साफ़ किया और उसको अपने लिए सेट कर लिया। मुझे बाकी कमरों की ज़रूरत नहीं थी, ये बड़ा कमरा था, सो वहीं पे मैं एडजस्ट हो गया। मुझे उन्होंने एक मुलाजिम भी दिया हुआ था जिसका नाम था कासू बाबा। कासू बाबा बहुत ही अच्छा इंसान था।
एजेड था, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल करता था। मेरे लिए खाना, चाय, ये वो हर तरह का एहतमाम करता। स्पेशली उस वक्त मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता जब कोई भी शख्स मुझे मिलने के लिए आ जाता। मैं मिलने मिलाने वाला बंदा नहीं था, मुझे मिलना मिलाना बहुत बुरा लगता था। और जब कोई मेरे घर आके बैठ जाता तो मेरी ख्वाहिश होती थी बस ये जल्दी से उठे और यहाँ से जाए, क्योंकि मैंने पढ़ना होता था। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। और ये बात सच है, जिनको किताबें पढ़ने का शौक होता है, मैं भी अक्सर जब बुक पढ़ रहा होता हूँ, कोई आगे मुझसे बोले या बात करे तो मुझे बड़ी कोफ्त सी होती है कि हाँ जल्दी से जवाब देता हूँ, यार जो भी पूछें जल्दी से पूछें। मैं खो सा जाता हूँ किताबें पढ़ते हुए। तो मेरी ख्वाहिश होती थी, कासू बाबा भी समझ गए थे कि साहब जो हैं, मेहमान के आने पे कोशिश होती है कि बस जल्दी से ये जाए, काम की बात करे, मेरे ज़िम्मे जो भी काम है मैं उसका काम करूं और वो जाए। अब मैंने कासू बाबा के साथ एक कोड वर्ड रख लिया कि जब भी कोई ऐसा मेहमान आए तो मैंने कासू बाबा को कह दिया, कासू बाबा मैं आपसे कहूंगा मुझे एक कड़क किस्म की चाय पिला दें। तो आपने फौरन समझ जाना है कि मैं इस मेहमान को भेजना चाह रहा हूं। तो कासू बाबा फौरन बोल पड़ते, साहब आपके लिए बड़े साहब का टेलीफोन आया हुआ है। और मैं एक्सक्यूज़ मी कह के जाता, टेलीफोन सुनता और फिर मैं उनको कहता जी मुझे जाना पड़ रहा है, या ये है ये, या कॉल लंबी हो जाती, अगले बंदे को जाना पड़ता। यूं मैं पढ़ाता और आके अपने उसी एक कमरे में जो किताबों का ढेर था कैद हो जाता। कासू बाबा मेरा ध्यान रखते। वक्त इसी तरह गुजर रहा था कि सरकार ने कहा हालात क्योंकि बाहर के बहुत ख़राब हो रहे हैं तो एक हफ्ते के लिए हम स्कूलों को बंद कर रहे हैं। तो मेरे लिए खुशी की इंतहा इसलिए ना रही कि मैं और ज़्यादा खुश हो गया कि अब घर बैठ के मज़ीद मैं किताबें पढ़ सकूँगा। और ऐसा ही हुआ, मैं किताबें पढ़ना शुरू हो गया। कासू बाबा से मैंने कहा, कासू बाबा जब आपने मार्केट जाना हो तो मैं आपको बता दूं कुछ इस तरह मेरे लिए किताबें लेके आनी है। तो उसने कहा साहब बाहर के हालात बहुत ख़राब हैं, मार्केटें खुली हुई नहीं हैं, तहरीकें चल पड़ी हैं, आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन मैं इस वक्त किताब नहीं ला सकता हालात की वजह से। हाँ साहब अगर आप बुरा ना माने, वो जो सामने साहब रहते हैं उनके घर में मैंने सुना है बहुत ज़्यादा किताबें हैं, अगर आप कहें तो मैं उनके घर से किताबें ले आऊं। मुझे एकदम से वो सामने वाला बंगला याद आ गया, जो बहुत बड़ा बंगला था। यकीनन वहां पर कोई बहुत बड़ा अफसर रहता था जिसको इतना बड़ा उन्होंने बंगला दिया हुआ था। और मैं एक छोटा स्कूल टीचर था, कम ओहदे पे था, इसलिए 5 कमरों का एक सिर्फ घर सा मिला था, पुराना बना हुआ घर, खुला हवादार लेकिन पुराना। उसको ओहदे के हिसाब से एक बंगलोज दिया था, एक बड़ा घर, कोठी नुमा घर। तो कासू बाबा उनके घर गए और जब वापस लौटे तो उनके हाथ में 8-10 बुक्स थी। और जब मैंने किताबों को देखा तो हैरान रह गया, पुराने दौर की ऐसी किताबें कि संभाल के रखी गई थी। कोई वाकई मेरी तरह शौकीन मिजाज था जो किताबें पढ़ता था और उसने इतनी पुरानी किताबों को भी संभाल के रखा हुआ था। मैंने कहा कासू बाबा उनके पास और भी हैं? कहता है साहब उनकी तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। मैं भी देख के हैरान हो गया, उनके पास बहुत किताबें हुई, आप पढ़ लीजिए, मैं आपके लिए और भी ले आऊँगा। और यूँ मैंने किताबें वो पढ़ ली तो शुक्रिया के साथ कहा वापस कीजिए, और कासू बाबा मेरे लिए मज़ीद किताबें लेकर आ गए। उन किताबों को मैं पढ़ रहा था कि एक किताब मैंने ऐसी खोली कि उस किताब के दरमियान में एक तस्वीर रखी हुई थी, एक महजबीन की तस्वीर, एक हसीन और जमील लड़की की तस्वीर। शायद दुनिया की नज़रों में इतनी खूबसूरत वो ना हो जितना वो कहते हैं मेरी आंखों को वो भा गई। मुझे लड़कियों में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस लड़की में कुछ ऐसी कशिश थी कि देखते ही मेरा दिल आ गया। उसका नाम नीचे लिखा हुआ था टाइजल। इसका मतलब ये किताबें टाइजल पढ़ती है। टाइजल ने अपनी किताब के अंदर अपनी तस्वीर दस्तखत करके अपना नाम नीचे लिखा हुआ था टाइजल। और मुझे पता लगा जहाँ से किताबें आ रही हैं सामने वाले कोठी से, वहाँ टाइजल रहती है। अब मुझे मिलना मिलाना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मैंने तैयारी की कि मैं खुद किताबें वापस करने जाऊँगा, इस बहाने मैं शायद टाइजल को देख लूँ।
मैं किताबी कीड़ा जिसको कोई दुनिया का शौक़ नहीं था, मिलने से भागता था, अब वो टाइज़ल पे ऐसा फ़िदा हो गया एक निगाह में तस्वीर देखते ही कि मैं इस बहाने उनके घर चला गया। एक बहुत बड़ा शानदार घर था। उन्होंने मुझे बिठाया। जो साहब बैरक उनका नाम था, वो एजड थे, किसी बहुत बड़े ओहदे पे फाइज, सूटेड बूटेड, लेकिन चेहरे पे कोई गर्मजोशी नहीं थी। मुझसे मिलते हुए भी कोई उन्होंने ऐसा इजहार नहीं किया जैसे उनको कोई खुशी हुई हो। मैंने तारुफ कराया, मैं सामने वाले घर से, उन्होंने नॉर्मल तरीके से मुझसे मिले। मैंने किताबों के बारे में कहा कि शुक्रिया अदा करने आया हूँ, ये किताबें वापस करनी थी, क्या आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी टाइज़ल जो है उसको बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने का शौक़ है, वो पढ़ती रहती है, इस तरह की किताबें ले भी आती है और पढ़ती भी है। उसने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना रखी है। वो असल में पीएचडी कर रही है। उस दिन तो मेरी टाइज़ल से मुलाकात ना हुई, तो अब मेरे दिल के अंदर ये था कि किसी बहाने टाइज़ल नज़र आ जाए। टाइज़ल तो ना नज़र आई, मैं तारुफ अपना करा चुका था। तो मैंने एकदम से दिल में ख्याल आया और कह दिया, आप अगर बुरा ना माने, मैं सामने ही रहता हूँ, मैं आपकी पूरी फैमिली को खाने पे इनवाइट करना चाहता हूँ। तो बैरक बोले, आप तो अकेले रहते हैं? नहीं, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अरेंज करना है सारा कुछ। एक काम कीजिए, अगले संडे को आप हमारे घर खाने पे तशरीफ़ ले आइए, क्योंकि आजकल वैसे भी छुट्टियां हैं, तो हम भी नहीं जा रहे, आपकी भी छुट्टियां हैं, आप पढ़ाते हैं, तो ठीक है, आप अगले इतवार को खाने पे आ जाइए। यूँ मैं उस घर से किताबें मज़ीद लेके वापस तो आया, लेकिन गिन गिन के दिन गुजारने लगा कि इतवार आए और मैं टाइज़ल से मिलने के लिए उनके घर पहुँचूँ। मैंने अपना एक बेहतरीन सा सूट निकाला, टाई लगाई और अपने आप को जितना शीशे के सामने खड़ा होकर खूबसूरत बना सकता था खूबसूरत बनाया और मैं उनके घर पहुंच गया। बड़ी सी डाइनिंग टेबल पे जब खाना लग चुका तो सब बैठे हुए थे। वहीं पे बैरक, उनकी वाइफ, उनका एक बेटा और टाइज़ल भी वहाँ पे आके बड़जमान हो गई। टाइज़ल को जैसे मैंने तस्वीर में देखा था, सामने वो उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। और सच में मैं आशिक जिस पे हुआ था वो इस काबिल थी कि कोई भी उसको देखते ही दिल की बाजी हार बैठे। टाइज़ल ने कुछ ख़ास मेरे ऊपर तवज्जो ना दी, बातें इधर उधर की होती रही, खाना खामोशी से खाया गया, हल्की फुल्की गपशप रही, लेकिन किसी ने ख़ास टाइज़ल ने मेरे ऊपर तवज्जो नहीं दी। ये नाम जो है टाइज़ल उन्हीं का ही लिखा हुआ है। हेज़ल इसलिए मेरे मुंह से निकला। यहाँ पे क्यूट सी हमारी बेबी है जो यहाँ रहती हैं अमेरिका में, वो हमारे साथ बहुत खेलती है, उनका नाम हेज़ल है। टूटू प्यार से हम उनको बोलते हैं। टाइज़ल ने मेरी तरफ कोई भी ख़ास तवज्जो नहीं दी और गपशप ऐसे होती रही, यहाँ तक कि अब जब जाने का टाइम हो गया तो मुझे लगा कि बात तो कुछ हो ना सकी। तो मैंने वैसे ही कहा, अगर बुरा ना लगे तो क्या किताबों के लिए मैं मज़ीद आ सकता हूँ? तो बैरक बोले, हाँ, टाइज़ल आपको बुक्स दे देगी, आप टाइज़ल से बुक्स ले सकते हैं। मैंने शुक्रिया अदा किया और घर आ गया। अगले 4 दिन बाद मुझे बताया कासू बाबा ने कि बैरक साहब लगता है हफ्ते के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, घर वाले बता रहे थे। मेरे लिए खुशी के इंतहा ना रही। मैं सीधा घर पहुंचा और मैं जब पहुंचा तो उनकी वाइफ ने मुझे बिठाया और कहा, जी कुछ चाय पानी लेंगे? मैं कहा नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे बुक्स चाहिए थी, अगर टाइज़ल मुझे कुछ बुक्स दे दें। तो टाइज़ल मेरे पास आ गई और कहा, जी बताइए। उसका लहजा बिल्कुल स्पॉट था, कोई चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं थे ऐसा जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी हूँ। मैंने कहा मुझे एक फ़लाँ किस्म की, मुझे एक फ़लाँ वाली बुक चाहिए। तो उसने कहा ओके, अच्छा, वो तो एक अच्छी बुक है, अगर आप इस तरह की किताबें पढ़ते हैं तो मैं आपको उससे मिलती जुलती और भी किताबें दे सकती हूँ। मैंने कहा जी ज़रूर। यूँ टाइज़ल ने मुझे और भी किताबें ला दी और ये पहला मौका था, मैं और टाइज़ल आपस में गपशप कर रहे थे। मैंने क्या कि वो किताबें पढ़ी भी नहीं, 2 दिन बाद वैसे ही लेके चला गया और कहा, कुछ देख लिया कि इस तरह की और चाहिए तो बहुत ज़बरदस्त आपने दी है, तो बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। यूँ आना जाना मेरा शुरू हो गया और जब तक बैरक साहब वापस नहीं आए मैं टाइज़ल से जाता, टाइज़ल से बातें करता, किताबें लेता। और जब वो भी वापस आ गए, उनको पता लगा उनके मैं पीछे आता जाता रहा हूँ, तो उनको बुरा नहीं लगा। यूँ वक्त गुजरता रहा, मैं जाता और किताबें लेके आता, वापस कर सकता। उनके पास बहुत ज़्यादा किताबें थीं। कभी कभी मेरी टाइज़ल से बुक्स पे बात भी होती। अभी हम कोई अच्छे दोस्त नहीं बन सके थे, लेकिन इस तरह हम बातचीत करते, बुक्स पे, टॉपिक्स पे बात होती। टाइज़ल अपनी पीएचडी पे बहुत बिजी थी, उसके लिए हर वक्त वो पढ़ती रहती थी। ऐसे वक्त गुजरते गुजरते एक दिन ऐसा आया कि मैंने अपने दिल की बात टाइज़ल से कह दी।
मैंने कहा टाइजल, आप मुझे अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। टाइजल कुछ देर खामोश रही और उसके बाद उसने कहा, मुझे अपनी पीएचडी मुकम्मल करनी है और 2-3 साल मुझे लग जाएंगे। हाँ, तब तक अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं। 2-3 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है टाइजल। हाँ, मेरे पास एक हल है। उसी लम्हे मेरे दिमाग में हल आया। उसने कहा, कैसा हल? मैंने कहा, हम शादी कर लेते हैं, आप 6 दिन अपनी पीएचडी की तैयारी करना, जो 7वां इतवार का दिन है वो हम इकट्ठे गुजारेंगे। बाकी मैं 6 दिनों में आपको बिल्कुल तंग नहीं कर रहूँगा। आप शादी कर लें, सिर्फ इतवार के इतवार आप मुझे टाइम देंगी। टाइजल ने कहा, यह तो सौदा बहुत महंगा पड़ेगा आपको, ये आपके लिए मुश्किल होगा। मैंने कहा, यकीनन मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। और मैंने खुद ही कहा, आपने मेरे दिल की बात कही है। मैंने ये फैसला तो आपको मशवरा तो दे दिया है, लेकिन नहीं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला है इस वक्त को गुजारना। और ये कोई मंतक की बात नहीं है, लॉजिक की बात नहीं है, बेतुकी बात है। 5-6 दिन अलग गुजारना और 7वें दिन गुजारना, लेकिन मुझे ये भी कबूल है। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। 2 दिन बाद मुझे पैगाम मिला कि खाने की टेबल पे मुझे बुलाया गया है। और मैं जब पहुंचा तो सारी फैमिली वहाँ पे मौजूद थी। वो चारों, टाइजल, उसका भाई, उसके माँ बाप। उन्होंने मुझे पूछा, फाइज, क्या तुम टाइजल से शादी करने के लिए सीरियस हो? मैंने कहा, जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा ये जज्बाती फैसला है या तुम सोच समझ के फैसला कर रही हो? मैंने कहा, मैं एक सोच समझ के ही आपको फैसला करके बता रहा हूँ, मुझे ऐसा करना है। उन्होंने कहा, ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं, तुम इससे शादी कर सकते हो। और यूं मेरी और टाइजल की इतनी जल्दी शादी हुई, जो मैं सोच भी नहीं सकता था। उस बड़े से बंगले से निकल के टाइजल उस 5 कमरों वाले घर में शिफ्ट हो गई। ऊपर वाले मंजिल पे जो एक कमरा था अटैच बाथ, उसने वो अपने लिए सेट कर लिया, किताबों से उसको भर दिया। अब हम ऐसे मियाँ बीवी थे कि वो 6 दिन बिल्कुल मुझसे मिलती तक भी ना, ऊपर ही रहती, पढ़ती वहीं पे, खाना खाती, आना जाना कुछ भी होता वो अलग ही थी, सीढ़ियाँ इस्तेमाल करती और ऊपर ही रहती, और मैं नीचे उसी तरह अपने कमरे में रहता। एतवार का जब दिन आता तो हम इकट्ठे खाना खा लेते, कुछ घंटे गपशप करते, वो वापस ऊपर चली जाती और रात को कुछ घंटों के लिए मेरे पास बीवी के तौर पे आती और वापस चली जाती। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसी तरह गुजरे कि एक दिन तकरीबन हफ्ता गुजरा, 7 दिन गुजरे कि कासू बाबा मेरे पास आए। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनका चेहरा उलझा हुआ था। उनके चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे कोई उनका प्यारा फौत हो गया हो। मैंने कहा, क्या हुआ कासू बाबा, खैर है, आप परेशान लग रहे हो? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, साहब, मैं जो कहूँगा आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? मैं कहा, कासू बाबा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने आपके साथ बहुत वक्त गुजारा है, आपको देखा है, मैं आपकी बात पे क्यों यकीन नहीं करूँगा? बात क्या है? उसने कहा, लेकिन आप मुझसे एक वादा कीजिए, आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। मैं कहा, कासू बाबा, क्यों पहेलियाँ बुझवा रहे हो, खुल के बात करो। उसने कहा, नहीं साहब, मैं एक बूढ़ा बंदा हूँ, लेकिन मुझसे वादा कीजिए, मुझे गलत मत समझिए। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, वादा करता हूँ, बताइए क्या हुआ है? उसने कहा, साहब, रात हम उठे थे, कोई 2-3 बजे का टाइम था, सीढ़ियों से ऊपर से आवाज़ आ रही थी, हम समझे कोई चोर ना हो और हम चलते हुए ऊपर गए हैं, और जब ऊपर पहुंचे हैं तो हमारी आंखों ने जो देखा साहब, वो बहुत अजीब था। क्या अजीब था कासू बाबा? साहब, बिटिया किसी नौजवान लड़के के साथ खड़ी बातें कर रही थी। बहुत खूबसूरत सा वो नौजवान था, लेकिन बिटिया उसके साथ खड़ी थी रात के इस पैर, और ये मंजर देख के हमारी पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई साहब।
बस हम चुप करके वापस आ गए और तब से रोए जा रहे हैं कि परेशान थे। आपको बताएं तो कैसे बताएं, बिटिया के कमरे में रात को इस टाइम एक नौजवान का हमारे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब कासू बाबा में जिस तरह यकीन करता था, उनकी रिस्पेक्ट करता था, जानता था कि ये झूठ बोलने वाले शख्स नहीं है, ये भी जानता था कि मेरे साथ इस तरह की घटिया या झूठी बात क्यों करेंगे, लेकिन ये भी पता था टाइजल ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा नहीं था कि उसने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की थी, वो मुझसे खुश थी। 6 दिन मुझसे अलग रहती थी, लेकिन 7वें दिन जब वो मेरे पास आती थी बीवी के तौर पे तो वो खुश होती थी। वो मेरे साथ इस तरह गपशप करती, बैठती, और हम लोग ऐसे एक अच्छे मियाँ बीवी होते थे जिससे लगता नहीं था कि वो कोई ज़बरदस्ती या मजबूरी के तहत आई है मेरे पास। वो दिल से आई थी, वो दिल से आती थी। उसके बिहेव से, रवैये से लगता था वो बहुत खुश है। मैंने कहा ठीक है कासू बाबा, आप जाइए, हम इसको देख लेंगे। कासू बाबा तो चले गए, लेकिन मैं अब परेशान था कि मैं कैसे इस मैटर को देखूं, क्या है ये मामला, किस तरह करूं। खैर, मैं मौके की तलाश में आ गया कि कोई मौका दे के मैं टाइजल से इस टॉपिक पे बात करूंगा। अगले दिन ऐसा हुआ कि मुझे वॉशरूम के लिए उठना पड़ा, और जैसे मैं उठा तो मैंने देखा मेरे वॉशरूम जो अटैच बाथ था वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, ख़राबी आ रही थी, और बहुत ज़ोर से मुझे वॉशरूम जाना था। तो मैंने कहा क्या करूं, नींद भी बहुत गहरी आ रही थी। मैंने कहा ऊपर वाले कमरे में चला जाता हूं। तो मैं नंगे पाँव ही जो उठा था, आहिस्ता आहिस्ता चलता, कोई दिमाग में ऐसी बात नहीं थी, वैसे ही कि ऊपर वाला वॉशरूम जो टाइजल का है इस्तेमाल कर लेता हूं। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जैसे पहुंचा तो मुझे आवाज़ आई, टाइजल किसी से बात कर रही है। लेकिन उससे पहले एक मुझे अजीबो गरीब सी खुशबू आई, जो बहुत तेज़ किस्म की खुशबू थी। वो ऐसी खुशबू थी, उससे पहले ज़िंदगी में मैंने ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। मैं हैरान हो गया कि ये कैसी खुशबू है, ये क्या है। लेकिन बातों, लफ्ज़ों और बोलने से अंदाज़ा हुआ कि टाइजल अकेली नहीं है, किसी और के साथ भी है। और यूँ मैं ऐसा चलता हुआ मजीद दरवाजे के पास गया। बंद दरवाजे के झरोके से मैंने देखा, जहाँ से हल्का सा नज़र आ रहा था, तो मुझे टाइजल तो नज़र आई, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई खड़ा है जिससे वो बातें कर रही है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। टाइजल की कमर मेरी तरफ थी और वो जो भी था उसके उस साइड पर था। महसूस कर रहा था मैं उसको, उतने से सुराख से कोई है सही, मैं उसको क्लियर नहीं देख पा रहा था। उसकी टांगें मैंने देखी थी। तभी मैंने दरवाज़ा नॉक किया। टाइजल चलती हुई आई, उसने दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा बिल्कुल मुतमईन था, उसके चेहरे पे कोई खौफ, कोई टेंशन, कुछ भी नहीं था। उसने कहा आप रात के इस पहर, खैरियत है सब? मैंने कहा हाँ, मेरा वॉशरूम जो है वो नीचे ठीक नहीं है, तो मुझे वॉशरूम जाना था, इसलिए मैंने ऊपर जाना है। तो कहती आइए। मैं वॉशरूम चला गया, लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो मैंने कहा टाइजल, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। बोली हाँ बोलिए। मैंने कहा अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें किसी से बातें करते हुए सुना है। एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, तुम्हारे साथ कोई खड़ा था जिससे तुम बातें कर रही थी। और मुझे कासू बाबा ने भी बताया है, एक रात पहले कासू बाबा ने भी तुम्हें किसी नौजवान लड़के के साथ बातें करते हुए देखा है। ये क्या है, ये क्या माजरा है? एकदम से टाइजल का चेहरा बदल गया। वो जो कॉन्फिडेंस था, वो बिल्कुल रिलैक्स थी, एकदम से परेशानी में चली गई और एकदम से खौफजदा हो गई। ऐसे जैसे उसको समझ ना आ रही हो कि इसको पता लग गया, और वो बहुत कंफ्यूज हो गई। मैं उससे बहुत प्यार करता था। वो बेशक एक रात मेरे पास आती थी, गपशप करती थी, लेकिन मुझे उससे अब भी उतनी ही मोहब्बत थी। मैंने इसलिए इतना बड़ा ये कंप्रोमाइज़ किया था कि 6 दिन उससे दूर रहता था। वो मेरा प्यार थी, मेरी मोहब्बत थी, मेरी बीवी बन चुकी थी। लेकिन ये बातें जो मेरे सामने आ रही थी, ये बहुत खौफजदा करने वाली बातें थी। तभी वो आगे बढ़ी और मेरे सीने से लग के रोना शुरू हो गई। वो ऐसी रो रही थी जैसे कोई बच्ची रोती है, छोटी बच्ची बलक बलक कर रो रही थी, मेरे सीने से लगी हुई थी। मैंने उसको चुप कराया और मैंने कहा मुझ पे यकीन रखो, हौसला रखो, क्या है बात, मुझे खुल के बताओ। मैं एक अच्छा दोस्त भी हूँ, सिर्फ शौहर नहीं हूँ। उसने कहा फाइज़, मैं ये बात आपको यहाँ नहीं बता सकती। क्या ऐसा हो सकता है 2 दिन बाद हम किसी रेस्टोरेंट चलें और वहीं पे हम इस टॉपिक पे बात करें? मैंने कहा अभी क्यों नहीं टाइजल, हम अभी क्यों नहीं बात कर सकते? उसने कहा अगर आपने मुझे कहा है कि आप मुझे समझ सकते हैं तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। हम किसी
बाहर रेस्टोरेंट पे बैठ के इस पे बात करेंगे, आज नहीं। जिस वक्त मैं बाथरूम से निकला या जिस वक्त मैंने दरवाज़ा नॉक किया, उस वक्त कमरे में टाइजल के अलावा कोई भी नहीं था। यूं मैंने हामी भरी और नीचे आके मैं सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। जैसे कि ऐसे 2 दिन गुजरे और हम खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पहुंच गए। जब हम खाना खा चुके तो उसके बाद टाइजल ने कहा, आइए बाहर घूमते हैं। और हम दोनों घूमने के लिए बाहर आ गए। तो टाइजल ने मुझे कहा, फाइज़, क्या आपको जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, आप मेरी कहानी पे एतबार करेंगे, यकीन करेंगे मेरी कहानी पे? मैंने कहा, टाइजल, मैं बिल्कुल करूँगा, मैं क्यों नहीं तुम्हारी कहानी पे यकीन करूँगा। और उसने कहा, मुझे प्रॉमिस कीजिए, मुझे आप गलत नहीं समझेंगे। मैं कहा, मैं कोशिश करूँगा। उसने कहा, नहीं, आप प्रॉमिस कीजिए, कहानी सुनने के बाद आप जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। और यूँ मैंने प्रॉमिस कर लिया। मैंने कहा, बताओ। टाइजल ने अपनी कहानी शुरू की। अब टाइजल ने कहानी अपनी ज़ुबानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, मुझे बचपन से खौफनाक मूवीज़ देखने का शौक़ था, हॉरर मूवीज़ में देखती थी। मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक़ था। वक्त गुजरता रहा, मैं जवान हो गई, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मैं जब रात को सोती थी तो ख्वाब में एक चेहरा सा, एक तशबीह सी बनती थी। यानी पूरा वजूद भी नहीं बनता था, अक्स सा बनता था, एक तशबीह सी बनती थी। क्लियर भी नहीं होता था, लेकिन उस अक्स को, उस तशबीह को, उसको देख के लगता था जैसे कोई इंसान की तरह हो। इंसान नहीं नज़र आता था, ना जानवर ना कुछ, लेकिन वो जो बनती थी तशबीह। बहुत सारे लोगों को शायद इंडियन भी स्टोरी सुनते हैं, समझ ना आए, तो इसलिए मैं बहुत सारे लफ्ज़ों को बार बार एक्सप्लेन करता हूँ। तशबीह यानी मुशाहिबत, किसी चीज़ से कोई चीज़ मिलती जुलती हो। इंसान खड़ा हो तो क्लियर आप पहचान लेते हैं इंसान है, लेकिन सिर्फ साया सा हो, धुंधला धुंधला सा हो, इंसान है लेकिन धुंधला धुंधला इंसान है, तो उसको हम तशबीह कह सकते हैं। वो एक तशबीह बनती थी लेकिन वो गायब हो जाती थी। मैंने पहली रात ये ख्वाब देखा और सुबह मुझे याद था कि मैंने ख्वाब में एक तशबीह देखी है, लेकिन वो फिर गायब हो गई थी। अगली रात भी मैंने यही ख्वाब देखा, एक तशबीह बनती है, क्लियर नहीं हो सकता वो इंसान या उसका चेहरा, फिर गायब होता है। पूरा 1 हफ्ता जब मैंने ख्वाब देखा तो मैं अजीब सी हो गई। 1 हफ्ते बाद फिर मैं जब रात को सोती थी तो डर के सोती थी कि फिर वही सेम मुझे ख्वाब नजर आएगा, उसमें तशबीह आएगी, तो मैं जागने की कोशिश करूंगी। और ख्वाब में मैं सोच रही होती थी, मैं जागूं, मैं जागूं, मैं जागूं, बट मैं जाग नहीं पाती थी। यहां तक कि मैंने अपने प्रोफेसर से बात की, उनको कहा कि मेरे साथ एक मुसलसल इस तरह का ख्वाब आ रहा है। तो प्रोफेसर ने मुझे कहा, ख्वाब एक तशबीह बनना ये ऐसा बहुत दफ़ा होता है, आप मूवीज़ देखते हैं, सारा कुछ करते हैं, ये वो है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। लेकिन ख्वाब मुझे फिर भी आता रहा, यहाँ तक कि मैंने अपने वालिद से बात की और मैंने कहा कि मुझे ख्वाब में इस तरह मुसलसल नज़र आ रहा है। तो मेरे वालिद ने कहा, आप हॉरर मूवीज़ जो देखती हो ना, उसी की वजह से। मैंने कहा, पापा, मैं हॉरर मूवीज़ तो बचपन से देखती आ रही हूँ, मुझे कभी कोई इस तरह का ख्वाब नहीं नज़र आया। 1-2 हफ्ते ही हुए हैं इस ख्वाब को मुसलसल देखते हुए। तो प्रोफेसर ने जिस तरह मुझे कहा था, आप अपने आप को नींद से बेदार करने की कोशिश किया करो। तो पापा, मैं नींद से भी बेदार करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं बेदार नहीं हो पाती, मैं क्या करूँ? तो पापा मुझे अस्पताल लेके गए, मेरा सारा चेकअप हुआ, सारा कुछ बताया गया, स्कैटर्स को दिखाया गया, यहाँ तक कि तमाम के बाद उन्होंने कहा, ये बिल्कुल ठीक हैं, हमें जो समझ आ रही है, जो मामला हो रहा है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है। यहाँ तक कि मेरे ख्वाब आता रहा तो पापा मुझे एक ऐसे शख्स के पास लेके गए जिसका नाम नत्थू लाल था। वो रूहों को बुलाता था, ख्वाबों की ताबीर जानता था, अमलियात करता था, जादू टोना करता था। जब हम उसके पास गए तो उसने मुझे सामने बिठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, और उसके बाद जब उसने आंखें खोली तो उसने कहा, आपकी बेटी जिस तशबीह को देख रही है, जो उसके सामने क्लियर नहीं आ रहा, इसका नाम गनशान है। ये मैं थोड़ा सा माजरत के साथ चेंज कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये, जो उन्होंने नाम भेजा, ये किसी मज़हब का कोई ऐसा कोई लफ्ज़, क्योंकि मैं बहुत केयर करता हूँ तमाम मज़ाहिब की, तमाम इंसानों से प्यार करता हूँ, हर मज़हब की दिल से इज़्ज़त करता हूँ, तो उन्होंने जो लफ्ज़ लिखा तो कहीं इसको वो हर्ट ना करे, इसलिए मैंने इसको ज़रा चेंज कर दिया। गनशान उसका, उन्होंने कहा, इसका नाम है, और ये एक जिन ज़ादा है। ये जो जिन ज़ादा है
ये अपने जिनात के कबीले में आवारा समझा जाता है। ये बहुत ज़्यादा आवारा गर्द है और अपने कबीले का एक बागी जिन होता है। ये खुशबुओं को बहुत पसंद करता है और लड़कियों पे बहुत आशिक होता है। इंसानी लड़कियों पे आशिक होता है। घनश्याम जितने भी होते हैं इसी तरह ही होते हैं। ये भी घनश्याम है, आपकी बेटी पे आशिक हो गया है। अब आपकी बेटी पे जब ये सोई होती है, उसके ख्वाब में आके इससे मिलने की, बात करने की कोशिश करता है। मैंने अमल किया है, आज रात ये जो भी है खुल के सामने आ जाएगा। टाइजल कहती है मैं घर गई और जब मैं रात को सोई तो ऐसा ही हुआ कि वो जो तशबीह मुकम्मल नहीं होती थी वो तशबीह मुकम्मल हो गई और वो एक इंसान की तरह का इंसान बन गया, लेकिन अभी भी हल्का हल्का धुंधला था। और उसने कहा, टाइजल मैं घनश्याम हूं। और मैं उससे जान छुड़ाने के लिए जल्दी से आंख खोलने की कोशिश करती कि मेरी आंख खुल जाए और मैं जाग जाऊं। मुझे पता है मैं नींद में देख रही हूं जो सामने खड़ा अपने आप को घनश्याम कह रहा है। और मैं जैसे कैसे जाग गई। सुबह मैंने वालिद को ख्वाब बताया और मुझे वालिद जब उस नत्थू लाल के पास लेके गए, उसने कहा देख लिया, नाम बता चुका वो अपना। मेरे पास इतना इल्म है कि मैं इसको कुछ अरसे तक रोक सकता हूं, मुस्तकिल नहीं रोक सकता। ये जो घनश्याम है ना, ये आवारा भी है, बदमिजाज भी है, अक्खड़ मिजाज भी है और ताकतवर भी है। इसको रोकना बहुत मुश्किल है। कुछ दिनों तक तो मैं पढ़ाई करके इसको रोक लेता हूं, लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं रोक सकूंगा। और उसने पढ़ पढ़ के मेरे माथे पे फूंक मारनी शुरू कर दी और उससे कहा मेरे वालिद साहब को, आपने टाइजल को रोज़ मेरे पास लेके आना है। और यूं मैं रोज़ उसके पास जाती, वो यहाँ पढ़ते और मैं रात को सुकून से सो जाती। ख्वाब में कोई तशबीह बनती लेकिन थोड़ी सी बनती, मेरे करीब ना आती, दूर दूर होती, महसूस होता कोई तशबीह है लेकिन मैं उसको देख ना सकती। और इसी तरह दिन गुजरते रहे। मैं जाती, रोज़ाना की बुनियाद पे वो दम कर देता और तशबीह दूर दूर होती, मेरे ख्वाब में वो ना आता। इस तरह वक्त चलता रहा। एक दिन ऐसे सुस्ती सी हो गई। मैंने कहा क्या अजाब है रोज़ जाना नत्थू लाल के पास और दम करना, आज मैं नहीं जा रही। और उस दिन मैं दम कराने नहीं गई। उसने मेरे माथे पे पड़ के फूंक नहीं मारी। उस रात जब मैं सोई तो उस रात वो बिल्कुल सामने आ गया और उसने कहा, ये जो तुम मुझे अपने से दूर रखने की कोशिश कर रही हो ये गलत कर रही हो। ये जो तुम जाके पढ़वाती हो उससे, वो मुझे ऊपर पढ़ के फूंक देता है, मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ। ये तुम अच्छा नहीं कर रही, ऐसा मत करो, मुझे अपने आप से दूर मत करो, तुम बहुत गलत कर रही हो। मैं तुमसे अब दूर रह भी नहीं सकता। घनश्याम अब तुम्हारा है, टाइजल तुम्हारा। और इस तरह की वो बातें करता रहा। मैं उलझती रही, ख्वाब से जागने की कोशिश कर रही थी। अभी तक ये ख्वाब था, अभी तक ये ख्वाब ही था, कुछ भी ऐसा नहीं था। और मैं उठ बैठी रात को परेशान होकर कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या करूं मैं। यहां तक कि मेरे वालिदैन ने फैसला किया कि इसको कुछ दिनों के लिए इस जगह से दूर लेके जाते हैं। और यूं हम एक पहाड़ों के अंदर एक ज़बरदस्त होटल के अंदर जाके क़याम किया। मेरे वालिदैन ने मेरे लिए एक वीआईपी रूम का एहतमाम किया था, जो इतना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वीआईपी रूम था कि मैं देख के हैरान रह गई। हमें एक हफ़्ता वहाँ पे गुजारना था। 2-3 दिन बहुत ज़बरदस्त गुजरे। ये तीसरा दिन था कि मैं, वालिदैन ने कहा, शाम का टाइम था, हम लोग कुछ चीज़ें लेने के लिए जा रहे हैं, तुम चलोगी? तो भाई ने कहा चलो। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी होटल में रहना है, आप लोग चले जाइए। यूं मॉम, डैड और भाई बाहर चले गए और मैं होटल में अकेली थी। यहाँ तक कि मेरा दिल किया कि मैं बाहर बालकनी में जाके खड़ी हूँ और इन सरसब्ज पहाड़ों की खूबसूरती को देख सकूं जो दरख्तों से भरा हुआ था। उस होटल के उस रोशन कमरे से जो जगमगा रहा था, मैंने पर्दों को हटाया और बालकनी के अंदर आकर खड़ी हो गई। मेरे सामने जो मंजर था, बहुत खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ थे, पहाड़ों की चोटियां, उन पे दरख्त ही सरसब्ज दरख्त थे। कुदरत का हसीन नज़ारा था, जन्नत का नज़ारा, कि पीछे से किसी ने आके मुझे हाथ से टच किया।
एकदम से मैं चौंक गई और जैसे ही मैं मुड़ी तो मैंने मुड़ के देखा, मेरे पीछे एक इंतहाई हसीनो जमील नौजवान खड़ा था, जिसकी आंखें सब्ज कलर की थीं। उसका चेहरा बहुत हसीनो जमील था, जैसे कोई शहजादा हो। उसके बाल घुंघरियाले और बहुत खूबसूरत चमकीले थे, चमक रहे थे, शाइन कर रहे थे। उसने बहुत ही खूबसूरत किस्म का लिबास ज़ेब तन कर रखा था और मैं उसको देख के एकदम चौंक गई। मेरे कमरे में एक हसीनो जमील खूबसूरत नौजवान खड़ा था, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे लिए गैर मर्द था और मेरे इस तरह मेरे कमरे में आ गया था। मैं एकदम से चौंक के पीछे हट गई और मैंने कहा, कौन हो तुम? तो उस घुंघरियाले बालों वाले खूबसूरत सब्ज रंग की आंखों वाले लड़के ने कहा, टाइजल, मैं घनश्याम हूं, तुम्हारा घनश्याम। ये जैसे ही उसने जुमला कहा तो मैं एकदम और पीछे डर के हो गई। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने कहा, आज मैं तुम्हारे ख्वाब से निकल के हकीकत में तुम्हारे सामने खड़ा हूं। आज मैं तुमसे मिलने आया हूं। टाइजल, मैं आज दिल की बात कहने आया हूं। तुमने मुझे उस नत्थू लाल के पास जाके रोक दिया था, मैं तुमसे नहीं कह पा रहा था, मौके की तलाश में था। आज खूबसूरत मंजर है, सामने पहाड़ हैं, जन्नत का नज़ारा है, जो इंसानों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये बेहतरीन मौका है अपनी मोहब्बत का इजहार करने का। टाइजल, मैं तुमसे प्यार करता हूं। टाइजल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपनी उस दुनिया में लेके जाना चाहता हूं जो हमारी दुनिया है, इस इंसानों की दुनिया से दूर अपनी दुनिया में। टाइजल, तुम अपनी एक फलां दोस्त की शादी में गई थी और रात को तुम लेट वापस आ रही थी। तुमने बहुत तेज किस्म की खुशबू लगा रखी थी। मैंने उस खुशबू को सूंघा तो दीवाना सा हो गया। मैं कभी तुम्हारी तरफ तवज्जो ना देखता, मैं कभी तुम्हारी तरफ ना आता, लेकिन वो जो तुमने तेज किस्म की खुशबू लगा रखी थी, तो वो खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। उस खुशबू को सूंघता सूंघता मैं तुम्हारे तक पहुंच गया और जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम पे अपना दिल हार बैठा। खुशबू मेरी हमेशा से कमज़ोरी रही है। मैं जहाँ पे भी हसीन चेहरा या ज़बरदस्त खुशबू सूंघता हूँ, दीवाना सा हो जाता हूँ। और तुम्हारी तेज़ खुशबू ने भी मुझे अपना दीवाना बनाया था, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मैं तुम्हारा भी दीवाना हो गया। बस आज तुम्हें इतना कहने आया हूँ, अब तुम मेरी हो, मेरे अलावा किसी का सोचना भी ना। बस थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, उसके बाद फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। ये उसने कहा और उसी लम्हे वो मेरे सामने खड़े खड़े धुआं सा बना और धुएं की उसने शक्ल इख्तियार की और धुआं गायब सा हो गया। मैं इतनी डर गई कि वहीं ज़मीन पे ही बैठ गई और कितनी देर बैठी रही मुझे नहीं पता कि जब मेरे वालिदैन आए तो मुझे उस तरह ज़मीन पे बैठे देख के परेशान हो गए। भागते हुए मेरी तरफ आए और कहा, टाइजल, क्या हुआ? जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो मैंने सब उनको सुना दिया। तभी जल्दी से हम लोगों ने वहीं से वापसी का प्रोग्राम बनाया। घर पहुंचे, नत्थू लाल के पास गए तो नत्थू लाल ने कहा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि वो एक आवारा है, जिन्नात के उस कबीले से ताल्लुक़ है जिससे सब खार खाते हैं, ताकतवर भी है, आवारा बदमिजाज भी है, लड़ाका भी है, खुशबू का दिलदादा और हसीन चेहरों का दिलदादा है। इसलिए उस कबीले में भी इसकी इज्जत नहीं, इसलिए इंसानों की लड़कियों को पसंद करता है, खुशबुओं पर आशिक हो जाता है। आपकी बेटी ने भी खुशबू लगा रखी थी जिस पे वो आशिक हुआ था। मैं उसको इतना ही रोक सकता था कि कुछ अरसा आपकी बेटी से दूर रखूं। इससे ज़्यादा मेरे पास भी इल्म नहीं है कि मैं उसको दूर कर सकूं, नहीं तो वो मेरी भी जान ले लेगा। मेरा इल्म इतना ही है। वहाँ से जब हम नाउमीद हुए तो मेरे वालिद साहब ने उसके अलावा जहाँ जहाँ पे जो भी आमिल था, पीर था, फ़कीर था, जो जो इस तरह के मामलात को हैंडल कर सकता था, उनके पास मुझे लेके गए। लेकिन सब ने यही कहा, नहीं, हमारे बस से बात है, ये
गनशान है। हर कोई पढ़ाई करता, चेक करता रहता और कहता ये गनशान है। गनशान जिन हमारी ताकत से दूर है, हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इसका कोई कुछ कर सकता है तो वही नत्थू लाल ही कर सकता है। वो ताकत भी रखता है, वो इतना अमलियात में आगे भी जा चुका है कि वही उसका कुछ ना कुछ कर सकता है और कुछ नहीं। हर तरफ से जब जवाब हो गया, किसी ने भी हामी नहीं भरी, कोई भी तैयार नहीं था, तो वहीं पे दोबारा से नत्थूलाल के पास गए। उसने हाथ जोड़ दिए कि पहले भी बता चुका हूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब ये लोग घर पहुंचे, शदीद परेशान थे कि क्या करें, कि वहीं पे खाने की टेबल पे तुम्हें देखा फायज़। हमारे घर तुम खाना खाने के लिए आए। ये उन्हीं दिनों के सारे वाक़यात हैं। अब्बू ने तुम्हें खाने पे बुलाया और तुम खाना खाने के लिए आए। मैंने तुम्हें देखा था, तुम बैठे थे, लेकिन मैंने तुम्हारी तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। मैं खुद उलझी हुई थी, उन दिनों में शदीद परेशान थी। कि किताबों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ तुम्हारे साथ कि तुमने फ़ौरन मुझसे शादी का कह दिया। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी मैं करूं तो क्या करूं। तुमने जैसे ही शादी का कहा तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और यूं फ़ौरन हमारी शादी हो गई। हालात ऐसे थे मुल्क के धूमधाम से, उस तरह जिस तरह शादी होती उस तरह नहीं हुई। सादगी के साथ हमारी शादी हो गई। लेकिन तुमने मुझसे कहा कि 6 दिन तुम अलग रहना और 7वें दिन मेरे पास आना। मैं अपनी PhD को मुकम्मल करना चाहती थी। शादी इसलिए कर रही थी, उस गनशान से मेरी जान छूट जाएगी। और PhD मैं करना चाह रही थी, इसलिए करना चाह रही थी कि मेरी PhD जब मुकम्मल हो जाती तो उसके बाद मैं दिलो जान से तुम्हारे पास होती। अभी तो सिर्फ एक रात तुम्हारे पास होती हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसके बाद हर वक्त तुम्हारे पास हूँ फायज़। और ऐसा नहीं है कि जो 7वीं रात में तुम्हारे पास आती थी दिल से नहीं आती थी, दिल से ही आती थी। लेकिन जब तुमसे मेरी शादी हो गई और दूसरी तीसरी रात थी, एक दफ़ा हम मियाँ बीवी के तौर पे इकट्ठे हुए। हम एक दफ़ा शादी की पहली रात हम मियाँ बीवी बन सके और उसके बाद मैं अपने कमरे में शिफ्ट हो गई। तो जिस रात कासू बाबा ने देखा वो कमरे में आ गया था। उसी हुलिये में वही गनशान, वही खूबसूरत नौजवान बन के। और उसने आते ही मुझे कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुमने शादी क्यों की है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है। मैं तुम्हें जब कह के गया था कि कुछ अरसे बाद मैं वापस आऊँगा, तुम्हें ले जाऊँगा, तुमने ये काम क्यों किया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उसे कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं किसी की बीवी हूँ, मैं शादी कर चुकी हूँ, मैं आप किसी की इज्जत हूँ, तुम जो भी हो, मैं इंसान हूं, तुम जिनज़ादे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो गनशान ने कहा बस एक बात याद रखना, मैं थोड़ा सा दूर क्या गया, तुमने शादी कर ली, बस अब मैं जल्दी से वापस आने वाला हूं और जैसे ही वापस आऊँगा तुम्हें ले जाऊँगा। अब उससे दूर रहना, अब उसके पास ना जाना। अगर मैं तुमसे प्यार ना करता होता तुम्हें ख़त्म कर डालता, तुम्हें मार डालता, उसको भी मार डालता। क्योंकि तुम मेरा प्यार हो इसलिए तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, अब उसके पास ना जाना। यूं वो उस रात चला गया और अगली रात जब आप आए तो वो दोबारा से उसी वक्त ही आया था। मैं उससे बात करना शुरू हुई थी कि उसने कह दिया था कि शौहर तुम्हारा बाहर आया खड़ा है सीढ़ियों में, और उसने मुझे बता दिया था। तभी आपने दरवाज़ा नॉक किया और मैंने खोला और मैंने आपसे कहा आज नहीं, मैं आपसे 2 दिन तक बात करूंगी, इसलिए आज आपको यहाँ बुलाया। वो सारी बात आज कर रही हूँ। उस वक्त जब आप ऊपर आए थे उसने मुझे पहले ही बता दिया था। उसने कहा था मैं जा रहा हूँ पर इससे दूर रहना। उस वक्त वो वाकई चला गया था। आप जब कमरे में आए थे वो नहीं था, लेकिन जब आपने वो बात बता दी जिसको मैं बताते हुए डर रही थी, आपने खुद ही कह दिया कि कासू बाबा ने भी देख लिया और आपने भी सुन लिया, तो फिर मैंने आपसे टाइम लिया था। अब आपको पूरी कहानी सुना दी है। वो गनशान है, मेरे पीछे पड़ चुका है और मुझे उससे जान छुड़वानी है। लेकिन वो मुझे जाते हुए एक बात कह गया है। उसने मुझे कहा है कल रात जब आप आए, 2 दिन पहले जब आप आए थे ऊपर और आपने सुना था, आपके आने से पहले जो उसने मुझे कहा था कि मैं आज तुम्हें यह कहने आया हूं, अब मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊँगा। तुम जब भी ख्वाब में मेरी तशबीह देखती थी,
आंखें खोलने की कोशिश करती थी कि तुम नींद से जाग जाओ, तो मैं तुम पे अपना सहर कर देता था। तुम आंखें नहीं खोल सकती थी। वो तो मैं तुम पे आशिक हो गया था, तुम्हारी खुशबू पे आशिक हो गया, तो तुम खुशबू ना लगाती मैं तुम्हारे पीछे भी ना आता, मैं तुम्हें देख भी ना पाता। जिस वक्त तुम गली से जा रही थी मैं तुमसे बहुत दूर था। जिन्नात बहुत दूर से खुशबू सूंघ लेते हैं। मैंने बहुत दूर से ही तुम्हारी खुशबू सूंघ के तुम्हारे पीछे आया कि किसने खुशबू लगा रखी है, कौन है। मुझे नहीं पता था ये कोई लड़की है या लड़का है। जब मैं तुम्हारे करीब आया, तुम्हारा चेहरा देखा, तो मैं तुम पे दीवाना हो गया। अगर खुशबू ना लगाती मैं कभी तुमसे ना मिलता। और तुम्हें जब ये भी कह के गया था किसी और की मत होना, तुमने गलती की है, पहली गलती माफ कर रहा हूं। मैं ऊपर डायरेक्ट तुम्हारे कमरे में आया हूं, मैं नीचे भी आना चाहता तो तुम्हारे शौहर के सामने भी मैं आ सकता हूं। मुझे कोई किसी का डर नहीं है। मैं ताकतवर हूं। वो जो तुम्हें कैद करता रहा है, तुम्हारे माथे पे यूं पड़ता रहा है, मुझे तुम्हारे सामने आने से रोकता रहा है, उस वक्त मैं खुद से ऐसा कर रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सामने आऊं, कहीं तुम डर ना जाओ, परेशान ना हो जाओ। वरना मैं उस वक्त भी चाहता तो एकदम से सामने आ सकता था। मैं उसको भी चाहता, नथुलाल को, तो मैं नुकसान पहुंचा सकता था। उसका जादू मेरे आगे कुछ नहीं करता, मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूं। इसलिए जब मैंने उसको झटका दिया तो वो डर के भाग गया और उसने हाथ जोड़ दिया कि नहीं, मेरे बस से बाहर है। मेरी वो ताकत को जान चुका था। इसके अलावा भी तुम्हारा बाप जहां जहां गया वो नहीं करा सकते, मेरी ताकत से वाकिफ हैं। रह गया तुम्हारा शौहर। मैं जो कल रात भी आया था और आज रात भी तुमसे मिलने के लिए आया हूं, उसके सामने भी आ सकता था, नहीं आया। बस इतना कह के जा रहा हूं, अब उसकी ना होना। अगर अब उसकी हुई तो याद रखना तुम्हें एकदम से बोल पड़ी, क्या कर लोगे। मैं हमेशा तुमसे नफरत करती हूं, नफरत करती रहूंगी। मैं अपने शौहर फायज से प्यार करती हूं। मैं उसकी बीवी बन चुकी हूं और उसके साथ सोना मुझे अच्छा लगता है, उससे प्यार करना मुझे अच्छा लगता है। वो मेरा शौहर है, मैं अब उसकी इज्जत हूं। तुम चाहो भी तो मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगी, मैं हमेशा तुमसे नफरत करूंगी। तुम मुझे उठा के भी ले जाओगे, मैं फिर भी तुमसे नफरत करूंगी। तुम ताकतवर हो, जिनजादे हो, कुछ भी कर लो, मैं तुमसे नफरत करूंगी। तो वो इंसान का रूप धारे हुए, अपने असली रूप में नहीं था। वो जो घनश्याम सामने खड़ा था, सब्ज आंखों वाला, घुंघरियाले बालों वाला, चमकता दमकता चेहरा, हसीनो जमील लड़का, वो एक इंसान, खूबसूरत लड़के का रूप धारे हुए था। असल में वो जिन था जो इंसान के रूप में था। तभी बोला, हंसते 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 चुप हुआ और बोला, मैं सबके साथ जादू कर सकता हूं, तो तुम क्या हो। सिर्फ एक पढ़ के फूंक मारूंगा, तुम मेरी दीवानी हो जाओगी। ऐसी दीवानी कि सारी जिंदगी मेरे अलावा किसी को देखोगे भी नहीं। और शायद तुम्हें लत्थूलाल ने बताया नहीं, घनश्याम इतना ताकतवर होता है कि उसके कबीले के लोग भी उससे जान छुड़ाते हैं कि ये बदमिजाज है। कबीले के लोग भी उससे पंगा करते हुए घबराते हैं कि कौन घनश्याम से पंगा करे। मेरे तो कबीले वाले जिनात भी मुझसे भागते हैं। तो तुम क्या हो। तुम मेरी हो, मेरी रहोगी और मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, एक फूंक मारूंगा तो तुम तो मेरे ऐसे गुण गाओगी कि दुनिया देख के हैरान रह जाएगी। और हंसता हुआ वो बात ही कर रहा था कि तभी उसने मुझे कहा, तुम्हारा शौहर सीढ़ियों के ऊपर आ रहा है। और जब आपने खुशबू सूंघ ली और जिस तरह आप बता रहे हैं, सीढ़ियों के जब आप पास पहुंचे तो तभी वो बोल रहा, मैं उससे बोल रही थी, मैं उससे कह रही थी, खुदा का वास्ता है, मेरी शादीशुदा लाइफ को तबाह मत करो, चले जाओ यहां से। उसने कहा, अब तुम्हारा शौहर बाहर से झांक रहा है, हम दोनों को देख रहा है, उसने मेरी टांगें देख ली हैं, बट मैं जा रहा हूं, इसके करीब मत जाना। और वो चला गया। और मैंने आपको 2 दिन का टाइम लेके आज इसलिए यहाँ पे बुलाया कि ये सारी कहानी आज आपको सुना दी है। मेरे साथ ये हुआ है फाइज, ये सच है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसे सही कहा था। मुझे नहीं पता वो जालिम, वो बदबख्त मेरे पीछे कैसा लगा है, मुझे आप अच्छे लगते हैं। मैंने उसी वक्त उसी पार्क में उसको अपनी बाहों में ले लिया और उसने मुझे कहा, उस लम्हे, फाइज आपने मुझे कहा था कि जब तक तुम्हारी पीएचडी मुकम्मल नहीं होती तो तुम 6 दिन अलग रहना, 7वें दिन मेरे पास आ जाना। आपने ये भी कहा था, ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है, ये घाटे का सौदा है, मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ में गुजरूंगा। तो मैं आज कह रही हूँ, हाँ वो घाटे का सौदा था, वो आप अपने आप को तकलीफ दे रहे थे, मैं आज उसको ख़त्म कर रही हूँ।
मैं अब सातों दिन आपके साथ रहूँगी। मुझे अपने शौहर से, फाइज से प्यार है। मुझे आपसे दूर नहीं रहना। मैं माजरत खा हूँ जो इतना अरसा भी आपने मेरे बगैर गुजारा, तकलीफ़ में गुजारा। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। मैं सिर्फ पीएचडी के लिए ऐसा कर रही थी, जान के नहीं कर रही थी। आपको तकलीफ़ देना मकसद नहीं था। मकसद ये था कि पूरा तालीम पे फोकस करके फिर आपके पास आ जाऊँ। इसलिए एक दिन आती थी। अब मैं हर रात आपकी बाहों में होंगी। मुझे माफ़ कीजिएगा। और वो उस रात उसने इतना ज़्यादा मुझसे प्यार की बातें की, इतना ज़्यादा मुझसे प्यार की बातें की, इतनी रोमांटिक हुई, ऐसे लगा जैसे दुनिया के सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले मियाँ बीवी हम हैं। और उस रात उसने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं सारी ज़िंदगी भी अपने आप को खुशकिस्मत समझूँ तो कभी भी कमी ना आए, मैं खुश से खुश होता जाऊँ। लेकिन उसकी एक बात मेरे दिल में डरा रही थी। घनश्याम ने कहा था, मैं एक फूंक मारूं तो तुम सारी दुनिया को भूल के घनश्याम के गुण गाओगी। और मैंने उसे कहा था, तसल्ली रखो, मैं इसका कोई बंदोबस्त कर लूँगा। उस रात मैंने ख्वाब देखा, जब हम दोनों प्यार करके मियाँ बीवी सो गए तो उस रात मैंने ख्वाब देखा, सब्ज़ आँखों वाला घनश्याम, जिस तरह उसने हुलिया बताया था उसी हुलिये में मेरे ख्वाब में आया और उसने मुझे कहा, तुम मेरी टाइजल को मुझसे छीनना चाहते हो, मैं अपनी टाइजल को लेके जा रहा हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। और कह के लगा था, वो गायब हो गया। मेरी आंख खुल गई और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरी दिल की धड़कन तेज़ है। ये अल्लाह, ये मैंने कैसा ख्वाब देखा था, ये तो वही था बिल्कुल। क्या मैं भी उन बातों को दिमाग पे सवार करके उसी तरह के ख्वाब देखना शुरू हो गया हूँ? ये तो वही था, बिल्कुल वही। तो क्या ये मेरा तखय्युल था, ये मेरा ख्याल था, मेरा वहम था? मैंने कैसा ख्वाब देखा है? मैं टाइजल को बताता हूँ कि मैंने ख्वाब में उसको देख लिया है, घनश्याम को। और मैंने पास सोई टाइजल को जगाना शुरू कर दिया, टाइजल टाइजल टाइजल। और टाइजल ने जैसे ही आंख खोली, उसकी निगाह जैसे ही मुझ पे पड़ी तो उसने चीख मारी। उसने कहा, कौन कौन हो तुम? मैंने कहा, टाइजल मैं फाइज। कहती, कौन फाइज? तुम मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा, ये हमारा बिस्तर है टाइजल, क्या हो गया तुम्हें? तो एकदम उसने चीखें मारना शुरू कर दी, पीछे हटो मुझसे, पीछे हटो। और एकदम से पीछे हो गई। तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम किसी और की बीवी को हाथ लगाते हो, दूर हटो मुझसे। मैं घनश्याम की मोहब्बत हूं, सोचना भी मत मेरे अलावा। मैं सिर्फ घनश्याम से प्यार करती हूं, मैं घनश्याम के अलावा किसी से प्यार नहीं करती। मैं उसको जूं समझाने के लिए आगे होता, वो और चीखें मारती और कहती, निकल जाओ मेरे कमरे से, मैं सिर्फ घनश्याम की हूं, मुझे अपने घनश्याम के पास जाना है, मुझे अपने घनश्याम के पास जाना है। मैं काफ़ी देर जब कोशिश कर चुका और कुछ भी नहीं हुआ तो मजबूरन उनके वालिदैन को बुलाया और मैंने कहा, उसकी ये हालत। उसने कहा, फ़ौरन इसको हस्पताल लेके जाएं। हम उसको फौरी तौर पे हस्पताल लेके गए। वहाँ उन्होंने उसको ड्रिपें लगाई, नशावर इंजेक्शन लगाए, उसको सुलाने की कोशिश की, किसी तरीके इसको नींद आ जाए, किस तरीके ये सो जाए, किस तरीके ये रिलैक्स हो जाए। तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो नाकाम रहे। घनश्याम, मुझे घनश्याम के पास जाना है। घनश्याम तुम कहाँ हो, मुझे ले जाओ, मेरा प्यार घनश्याम है, आई लव यू घनश्याम। वो बस एक ही जुमले बोली जा रही थी। तभी डॉक्टर ने भी कहा, हम हैरान हैं कि इस पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही, ज़हनी तौर पे को बहुत ये उलझ गई है। अब बेहतर है कि ये दवाइयाँ ले जाइए, इसको देते रहिए, ये मेडिसिन देते रहिए, लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही। तभी लत्थू लाल के पास जब गए तो लत्थू लाल ने मिलने से भी इनकार दिया और इतना कहा, जिसकी जो अमानत है वो लेके जाएगा, मेरे पास ना आना, नहीं तो मुझे भी मार डालेगा। तभी मैंने बेरक साहब से कहा कि आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोला, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम ये बात कर रहे हो, तुम तो हमारे, मैं उन पे चढ़ाई करना चाह रहा था और उन्होंने मुझे उस वक्त लाजवाब कह दिया ये करके, तुम तो हमारे लेवल के ही नहीं थे, तुम एक आम से स्कूल टीचर और हमारा आला मनसब तो चेक करो, फिर भी हमने तुम्हें बेटी दे दी और तुम आगे से बातें कर रहे हो। अपनी औकात देखी है, तुम्हारी औकात क्या है? और उसके बाद में एकदम से खामोश हो गया। हमने पीर फकीर इधर उधर जहां भाग दौड़ कर सकते थे हर जगह से इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन टाइजल के मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता था, घनश्याम, मुझे घनश्याम के पास जाना है। वो दीवानी हो चुकी थी घनश्याम की। घनश्याम ने जो उसको कहा था ना कि अगर मैं तुम पे सिर्फ छोटा सा जादू कर दूं तो तुम मेरे गुण गाओगी, हमेशा सिर्फ मेरा ही नाम लोगी, ऐसा ही हो रहा था।
वो घनश्यान 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 किए जा रही थी। मैं उसके करीब तक नहीं जा पा रहा था। बस वो कमरा था, उस कमरे में कोई भी नहीं चाहता था। खाना पीना कासू बाबा रख देते थे, वो खाती थी नहीं खाती थी, बस बर्तन कुछ मिल जाते थे, कुछ खाया होता कुछ नहीं खाया होता था, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। काफ़ी अस्पतालों में भी फिर लिए, मेंटल अस्पताल में भी फिर लिए, इधर उधर जो भी हमारे बस में था। उन 4-5 दिनों में हम सब कुछ कर चुके, लेकिन वो घनश्यान के अलावा किसी को देखना भी नहीं चाहती थी। सिर्फ घनश्यान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। मुझे वो रात याद थी जब उसने कहा था, सातों रात, हफ्ते की 7 रातें मैं अब फायज़ आपके साथ रहूंगी। और तब भी मैं डर रहा था कहीं वो घनश्यान इस पे जादू ना करते। मेरे दिल में ये बात छुपी हुई थी, लेकिन मैं इसको लफ्ज़ों पे नहीं लाना चाह रहा था। और उस रात जब वो हमारी आखिरी रात थी जिसमें हमने शदीद प्यार किया था, बातें की थी, बैठे रहे थे। उस वक्त जब वो उठी थी तो वो अपना मंत्र उस पे पढ़ चुका था। अब बस एक ही वो गुन गाई जा रही थी, घनश्यान घनश्यान। खाना पीना उसका सब खत्म हो गया। कासू बाबा ने कहा, फायज़ साहब, जो भी मैं खाने पीने को रखता हूँ वो खाया नहीं होता। आप शायद समझ रहे हैं, वो खा पी रही हैं, वो कुछ भी नहीं खा रही, सब वैसे पड़ा होता है। और जो पीर फकीर इधर उधर ये कुछ भी सब कुछ करके हम थक गए और कहीं से भी कुछ ना हुआ। तो एक रात अब उसकी हालत ऐसी थी कि वो चुप करके बैठी रहती। जैसे ही कोई कमरे में कासू बाबा दाखिल होते, उसकी माँ, उसकी बाप, उसका भाई या मैं दाखिल होता, तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते, निकल जाओ मेरे कमरों से, निकल जाओ मेरे कमरे से, निकल जाओ, मुझे घनश्यान के पास जाना है। कहाँ हो घनश्यान, मुझे ले जाओ। उसके मुंह पे सिर्फ एक लफ्ज़ होता था, घनश्यान घनश्यान। और किसी को भी देखती कहती निकल जाओ। किसी पीर फकीर को हम इस कमरे में ले भी आते तो वो भी कहता नहीं, हमारे बस से बाहर है। एक आया था जिसमें हमें थोड़ी सी उम्मीद बढ़नी थी, वो खड़ा रहा, काफ़ी देर पढ़ता रहा। बाकी तो थोड़ी देर खड़े होते डर के भाग जाते थे। घनश्यान का क्या हैबत थी, क्या असर था, क्या जादू था, वो टिकते ही नहीं थे, खड़े होते थे, भाग जाते थे। जो एक कुछ देर खड़ा होकर पढ़ता रहा था, जिस पे एक उम्मीद सी बंधी थी शायद ये कुछ कर पाएगा, तो वो पढ़ता रहा। और जब बाहर निकला तो उसने कहा, नहीं, इसका कोई हल नहीं है, घनश्यान इसको ले जाएगा। वो बहुत ताकतवर है, हमसे इतना ज़्यादा ताकतवर है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। और उस रात वो ऐसी सुकून की नींद सोई। जब सुबह उसको जगाने के लिए कमरे में दाखिल हुए तो आज वो सोई हुई थी। पहला मौका था कि वो उठ जाती थी, चीखना शुरू कर देती थी, जाग रही होती थी, या दरवाज़ा खुलने पे ही कह देती थी बंद कर दो दरवाज़ा। पागल सी थी, नीम पागल सी थी। आज दरवाज़ा खुलने पे भी वो नहीं जागी तो हैरत हुई। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उसके पास जाके उसको हिलाया। टाइजल, शायद आज वो थोड़ी सी बेहतर हालत में आ गई थी, दिमागी तौर पे थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी। टाइजल टाइजल टाइजल, और झंझोड़ा गया तो पता लगा बिस्तर पे मुर्दा जिस्म है टाइजल का। टाइजल मर चुकी है, टाइजल नहीं है, हड्डियों का ढांचा हो गई थी। वो इन दिनों में बगैर कुछ खाए पिए चीखते चिल्लाते हड्डियों का ढांचा हो गई थी। टाइजल नहीं थी, उसका मुर्दा वजूद उस बिस्तर पर मौजूद था। यूं टाइजल को दफना दिया गया। और कुछ दिनों के बाद मैंने ख्वाब देखा, वही सब्ज आंखों वाला लड़का, वही घुंघरियाले बालों वाला लड़का और टाइजल एक पार्क में बैठे हैं और दोनों हंस रहे हैं। हाँ, वो टाइजल ही थी, बहुत खुश थी और उसी नौजवान के साथ बैठी बातें कर रही थी। मैंने जब ख्वाब को देखा तो बेचैन सा हो गया। खामोशी से गया और नत्थू लाल के पास पहुंच गया। मैंने कहा, मैंने ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर पूछना चाहता हूं। मैं बहुत डिस्टर्ब था, मेरा प्यार मुझसे छिन गया था, मेरी हैजल मर गई थी, टाइजल चली गई थी, टाइजल अब इस दुनिया में नहीं थी।
तो मैंने उसको अपना ख्वाब नहीं बताया। मुझे उसने इशारा किया ऐसे जैसे कह रहा हो खामोश हो जाओ। मैं बोलने लगा तो उसके हाथ के इशारे ने मुझे खामोश कर दिया और मैं खामोश हो गया। कुछ देर पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, क्योंकि वो जान चुका था, नथुलाल को इस बात का पता था कि जो टाइजल है वो इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। और जब वो पढ़ता रहा तब उसने आंखें खोली और मुझे कहा, पार्क में देखा था टाइजल और उस नौजवान को आमने सामने इस अंदाज में बैठे हुए और इस तरह बातें करते हुए देखा है। मैं कहा बिल्कुल, साइडों पे इस तरह दरख्त हैं। ऐसा था जैसे पूरा मेरा ख्वाब वो देख के आया हो, जैसा मैंने बिल्कुल ख्वाब देखा था उसने पूरा वही ख्वाब देखा। टाइजल ने इस तरह के कपड़े पहने हैं जैसे बहुत खुश हो, रंग बिरंगे से कपड़े, और उसने इस तरह के कपड़े पहने। उसने सारा मंजर बता दिया जो मैंने ख्वाब देखा था। मैंने कहा बिल्कुल यही ख्वाब देखा है, 100% ऐसा ही ख्वाब था। उसने कहा उसका जो वजूद बिस्तर पे मिला था मुर्दा, वो उसकी रूह को निकाल के ले गया है, अंदर से वो टाइजल को निकाल के ले गया है। अब टाइजल जब तक है उसी के गुण गाती रहेगी। टाइजल के ऊपर वो ऐसा जादू कर चुका है जैसा उसने कहा था कि मैं एक जादू करूं सारी ज़िंदगी के लिए तुम मेरी हो जाओगी। और मैं भी उसी वक्त सोच रहा था कि नथुलाल जो बोल रहा है सही बोल रहा है। उसने कहा था, जब टाइजल ने उसको कहा था मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और सारी ज़िंदगी नफ़रत करूँगी, मैं अपने शौहर फाइज से प्यार करती हूँ, तो उसने जुमला बोला था, एक छोटा सा जादू करूँगा सारी ज़िंदगी तुम इससे प्यार करोगे, मेरे अलावा किसी को देख भी नहीं सकोगी। और अभी नथुलाल भी कह रहा था उसका जादू असर कर गया है, उसका जादू काम कर गया है। उसने सही कहा था, वो जादू कर सकता था, वो उसको मार के उसको अंदर से निकाल के ले गया है। अब उसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है, अब वो उसी के गुण गाती है, अब वो उसी के साथ खुश है और उसी के साथ रह रही है, उसी की दुनिया में चली गई है। तुम्हें ये जो ख्वाब आया है ये गनशान ने दिखाया है, तुम्हें खुद से ख्वाब नहीं आया, गनशान ने तुम्हें ये ख्वाब दिखाया है ये बताने के लिए कि वो अब मेरी है इस दुनिया में। तुमने उसके वजूद को मरा हुआ देखा है, लेकिन वो मरी नहीं है, मेरे पास है और मेरे साथ खुश है। ये देखो किस तरह हम दोनों खुश बैठे हैं। और ये सच है, वो उसकी अपनी उसी जिनात के पास ले गया है, अपनी उसी दुनिया में टाइजल को ले गया है वो गनशान, और वो दोनों खुश हैं। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे, तुम उसको भूल जाओ। और यूं टाइजल और यूं फाइज खामोशी से वापस आ गया और उसने ये सारा कुछ फिर एक किताब के अंदर इसी तरह लफ्ज़ बा लफ्ज़ लिखा कि ज़िंदगी ने मेरे साथ ये भी किया। उसका नाम उसने इसको लिखा काली यादें, ब्लैक डेज। उसने इस कहानी का नाम रखा ब्लैक डेज, काली यादें। ये तर्जुमा मैंने नहीं किया, जो लिखा हुआ है ब्लैक डेज, काली रातें, काली यादें, काले दिन। जो उन्होंने खुद उसमें जो तर्जुमा लिखा है काली यादों, वो प्रॉपर लिखा हुआ है काली यादों यानी ब्लैक डेज, जो उनके साथ ये सारा हुआ था। तो आपकी ख्वाहिश पे मैंने टाइजल और गनशान की आपको कहानी सुनाई। कितने लफ्ज़ों में कर सका हूँ ये आपने नीचे फीडबैक में देना है। कहानी से जब वापस आएँ कैसा रहा ये सफ़र जो अभी हमने बैठ के कहानी की सूरत में किया। दूर दूर हम गए और वापस आ गए। कुछ सवालात होंगे आपके, मैं अभी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है आप लिखें कमेंट्स में क्या आपने सोचा, क्योंकि मैं खुद से कह दूँगा, खुद से जवाब दे दूँगा। अब नीचे सवाल जो आया है जहन में, नीचे कमेंट्स में लिखिए कहानी कैसी लगी, मंजर कशी कैसी थी, क्या आप कहानी में उस जगह पे मौजूद थे, क्या यह सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा था, ऐसा लगा आपको भी आप भी उसके बीच में मौजूद हैं। गनशान और टाइजल अगर खड़े बातें कर रहे हैं तो आप भी वहीं पे मौजूद थे, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा था। कैसा लगा आपको ये आपने ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताना है। कोई सवाल जो जहन में आया वो भी ज़रूर बताना है, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। और आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए, आपकी कहानी को भी OCS का हिस्सा बनाऊँगा। आप भी अपनी कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड के करके भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में अगर आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करेंगे तो लंबा सा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें, अगर कोई बात भूल जाए तो छोटा सा दोबारा से एक मैसेज कर दें, लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना है OCS। स्टोरी को भी छोड़ दें, सिर्फ OCS लिख दें। मैं स्टोरी भी नहीं कहूँगा, स्टोरी लिखना चाहे लिख सकते हैं, वैसे OCS लिख दें, स्टोरी लिखते हैं, STORY स्टोरी या OCS
चाहे आपने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कराया है या उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन में, किसी अंदाज में भी लिख के कहानी भेजी है, तो आखिरी लफ्ज़ होना चाहिए OCS या फिर STORY स्टोरी। तो मैं समझ जाता हूँ, मोबाइल जब मैं खोलता हूँ जितने भी मैसेज होते हैं तो उनमें सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ, पहले मैं ढूंढता हूँ स्टोरी तो किसी ने नहीं भेजी हुई, जैसे कोई स्टोरी आई होती है या OCS लिखा होता है उसको खोलता हूँ, चेक करता हूँ, स्टोरी है ठीक है, नंबर देकर महफूज कर लेता हूँ और जैसे आपका नंबर आएगा उसको प्रोग्राम में शामिल करूँगा। भेजने के लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +92 313 6655500। रिपीट कर देता हूँ 0092 313 6655500 +92 313 66555500। जो 92 है ये पाकिस्तान का कोड है, उससे पहले ज़ीरो भी लगा सकते हैं या प्लस जो जमा का निशान होता है वो भी लगा सकते हैं। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।